अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप एनटीएस और पीसी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो मुख्तलिफ मेरे जो फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन मुझे पूछे जाते हैं बार बार कमेंट बॉक्स में। तो एनटीएस के मुतालिक और पीसी के मुतालिक तो मैंने लाजमी समझा कि एक वीडियो इस पर बनाएं और थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करें कि आपको ताकि मालूम रहे कि एनटीएस और पीसी की तैयारी में फ़र्क क्या है और क्या एनटीएस क्लियर करना या टॉप करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है या क्या नाम है जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं आपके उसके लिए तैयारी जो है वो आप कहाँ कहाँ से करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनटीएस और पीसी में क्या फ़र्क है। तो यानी तैयारी के हवाले से क्या फ़र्क है। तो तैयारी के हवाले से एनटीएस और पीसी में ये फ़र्क है कि देखें कि पीएससी में एक डिफाइंड सिलेबस होता है, सेम चीज़ होती है आपके एनटीएस में भी डिफाइंड सिलेबस होता है। आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने मार्क्स डिवाइड किए होते हैं, फिर उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो उन्होंने पहले बता दिए होते हैं और मेंशन किए होते हैं कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो अब ये जो इन्होंने जो पैटर्न दिया होता है या सिलेबस जो शेयर किया होता है, इसको आया ये लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्योंकि मेरा एक काफ़ी पुराना इनके साथ रिलेशन है, पीएससी के साथ और एनटीएस के साथ भी मैं बार बार अपीयर होता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एनटीएस को भी मैंने टॉप किया और पीएससी के थ्रू भी मैं लास्ट टाइम जो है ना वो सिलेक्ट हुआ हूँ। तो इसलिए जो है ना मेरा एक्सपीरियंस इसमें है, इसलिए आप लोगों को गाइड करना जो है ना बेहतर समझता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग ने देखें कि पीएससी और एनटीएस वालों ने सिलेबस तो डिफाइन किया होता है, लेकिन पीएससी वाले मतलब तकरीबन जो है आपका 60 to 70% जो है ना आपका जो सिलेबस है या पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं और जो बुक्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आप की मार्केट में जो बुक्स होती हैं अवेलेबल, तो मोस्टली बुक से क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन एनटीएस का थोड़ा सा डिफरेंट है। एनटीएस का ये है कि एनटीएस में आप लोगों को जो इन्होंने सिलेबस तो जो है वो इन्होंने डिफाइन किया होता है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने पेपर्स की या जो मार्क्स की जो डीएन है वो तो इन्होंने दी हुई है कि फॉर एग्जांपल पेडागोजी 45 मार्क्स की है, 5 मार्क्स की जो है ना वो पाक स्टडी है, फिर इस्लामिक स्टडी, उर्दू वगैरह। तो इस हद तक तो एनटीएस वाले इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आपकी जो मार्क्स की डीएन है उसमें जो है वो जो नंबरात जो उन्होंने रखे हैं उतने ही वो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या वो जो पैटर्न दिया होता है या जो टॉपिक्स दिए होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एनटीएस वाले जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करते और मतलब पेडागोजी के 45 मार्क्स के जो है ना उन्होंने उठाया होगा, क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन वो जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड आना इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनकी तैयारी में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि एनटीएस के लिए जो है ना आपको जो है ना मुख्तलिफ जो है वो बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, सिलेबस की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामिक स्टडी उर्दू है और इस तरह जो पाक स्टडी वगैरह है तो इसके लिए या साइंस है या मैथ का जो पोर्शन है तो इसके लिए आप मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशंस हैं कि आप जो सिलेबस की बुक्स हैं 6 to आपके एफएससी लेवल है, मैट्रिक लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल तक की जो बुक्स हैं आप उनको पढ़ें। तो क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है ये कहाँ से उठा के देते हैं। और दूसरा ये कि पेडागोजी पे आप लोगों की जो है ना वो उस पर फोकस आप रखें और उस पर मैं आगे बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट के हवाले से तैयारी के हवाले से मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे किस सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि एनटीएस और पीसी में क्या फ़र्क है। दूसरा आपका है कि एनटीएस के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। तो एनटीएस के लिए भाई आप सोने में सुहागा, आप जितना पढ़ें, जितनी बुक्स पढ़ें, डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ बुक्स आप पढ़ें, सिलेबस की पढ़ें और उसके अलावा जो राइटर्स हैं डोगर वाले या कारवान वाले इनकी बुक्स अच्छी हैं और उसके अलावा स्मार्ट सीरीज भी अच्छी आ रही है तो उसको भी आप स्टडी करें। तो जितना आप पढ़ेंगे आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है तो वो बेस्ट है। तो क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल सेम अगर चीज़ नहीं आती तो कम से कम आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा गेस भी लगा सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एनटीएस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो एनटीएस की तैयारी मैंने पहले बता दिया कि आप क्या करेंगे, जनाब सिलेबस से आप स्टार्ट करें और बाकी जो है हर सब्जेक्ट के लिए जो है वो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। उन बुक्स को भी अगर आपके पास टाइम है आप ज़रूर लेके पढ़ें, इसका बेनिफिट होता है। ये आपको फिर पीडीएफ वगैरह में भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ में मिस्टेक्स हो सकती हैं उन बुक्स में, जो लोग खुद से मतलब किसी स्टूडेंट ने खुद वहाँ लिख के उसको अपलोड कर दिया हो, तो उनमें मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। हाँ, अलबत्ता किसी कैंडिडेट ने कोई बुक है अगर उसको स्कैन करके अगर उन्होंने डाला हुआ तो वो ज़्यादा मतलब उसका होता है एमबी ज़्यादा होती है, मतलब लोड ज़्यादा पड़ता है मोबाइल पे, लेकिन वो चीज़ ऑथेंटिक है क्योंकि ओरिजिनल बुक होती है और बुक पढ़ने का जाहिर बात है फ़ायदा ज़रूर होता है। तो बाकी जो इंडिविजुअल जो कुछ अगर लिख लेते हैं तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कि एनटीएस का जो है ना सबसे मुश्किल पोर्शन कौन सा है। तो मेरे ख्याल में एनटीएस का जो मुश्किल पोर्शन जो मोस्टली लोगों को लगता है तो वो ये पेडागोजी वाला पोर्शन है। और पेडागोजी जिस बंदे को समझ आ गई तो मेरे ख्याल में एनटीएस या पीएससी भी है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे यही राज है कि पेडागोजी मुझे जो है ना समझ आ गई है और मैं समझ के उसको पढ़ता हूँ। तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये देखें कि आप लोग जो है ना वो पेडागोजी की कोई भी बुक पढ़ें, आपके पास कोई सी भी अवेलेबल है तो आपने उसको इंग्लिश में है तो उसको आपने समझ के जो मुश्किल वर्ड्स हैं तो उनको आपने ट्रांसलेट करके तो फिर उसका आपने क्या करना है, तैयार करना है और उसी हिसाब से जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बुक को अगर फॉलो भी नहीं करते तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि बुक से जो है ना वो रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, लेकिन अगर चीज़ आपने समझी हुई है तो फिर मेरे ख्याल में आपको इशू नहीं होता। और नेक्स्ट आपका है कि क्या एनटीएस पेपर जो है वो इंग्लिश में होता है या उर्दू में, कौन से उर्दू में तैयार करें। तो एक तो ये कि जी आप सबसे बेस्ट ये है कि आप इंग्लिश में ही तैयार करें क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता और मोस्टली जो पिछले पेपर डिस्कस हुए हैं वो इंग्लिश में ही डिस्कस हुए हैं, सिवाय उर्दू का पोर्शन है या इस्लामियात का कभी उन्होंने उठाया होता है, तो बाकी मोस्टली पोर्शन जो है ना इंग्लिश में डिस्कस किए होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में भी आप याद करें और उर्दू, सिर्फ उर्दू के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स को जो है ना वो आप कोशिश करके जो है वो इंग्लिश में तैयार करें। और मेरे चैनल पे भी मैंने दोनों ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके इंग्लिश और उर्दू में पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी और इस तरह की चीज़ों को मैंने फिर पेडागोजी को मैंने ट्रांसलेट करके डाला हुआ है, तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडागोजी के लिए कौन सी किताब अच्छी है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ एज ए पीपीएससी और या आपका पंजाब पीपीएससी या फेडरल वाले जो हैं वो डिफरेंट जो पीएससी वाले हैं या आपके एनटीएस वाले हैं, तो वो काफ़ी हद तक ये जो है बीएड क्वालिफाई है और एमएड क्वालिफाई या क्वालिफाई है सिर्फ उसकी परवेज इकबाल साहब की है, तो ये किताब उन्होंने अच्छी लिखी है। लेकिन इस पर आपने 100% डिपेंडेंट होकर नहीं बैठना, तो अपने टॉपिक्स के रिलेटेड जो डेटा किसी और बुक से भी आप पढ़ें, लेकिन ये है कि आपने पेडागोजी को समझ कर पढ़ना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो इसके अलावा जो है पेडागोजी के अलावा बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाकी किताबों के लिए तैयारी कहाँ से करें जी। तो बाकी के लिए देखें, उर्दू के लिए भी मैंने आपको बताया कि सिलेबस की बुक पढ़ें, इस्लामिक स्टडी, मुताला पाकिस्तान, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के लिए आप पढ़ें, जो बच्चों की सिलेबस की बुक्स हैं वो आप पढ़ें। और जनरल नॉलेज के लिए जो है वो आप अच्छे से किसी चैनल को सुन सकते हैं, कोई एक किताब जनरल नॉलेज के नाम से मिल जाती है, वो आप कोई लें, आप उसको पढ़ें। और डोगर वाले और कारवान वालों ने अच्छी किताबें लिखी हैं। और करंट अफेयर के हवाले से ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो इसमें ये होता है कि आप लोग अगर कोई बंदा इन टच है अखबार के साथ, एडिटोरियल वगैरह, डॉन एडिटोरियल है, मुख्तलिफ एडिटोरियल, तो उस पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, फिर खबरें आप बाकायदगी से सुनते हैं, तो उससे भी ये चीज़ आपकी तैयार हो जाती है। और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी आप एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो उन्हीं दिनों आपने पाकिस्तान, कश्मीर और डिफरेंट प्रोविंसेस के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और उसके अलावा जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं हाई लेवल के, तो उनके नाम शामिल या चीफ जस्टिस और इस तरह के जो डेजिग्नेशन होते हैं, तो उनके नाम आपने हर हाल में याद रखने होते हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी सवाल उन्होंने उठाया होता है। और उसके अलावा जो है कश्मीर अफेयर के हवाले से, अच्छा करंट अफेयर के हवाले से मैं मंथली जो है ना अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, पूरे मंथ के जो भी
होते हैं आपके करंट अफेयर, तो उसको आप देखें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी आपकी। कश्मीर अफेयर के हवाले से ये है कि कश्मीर अफेयर जो है वो उसके लिए बुक्स हैं, क्या नाम है, सईद असद साहब की एक बुक है, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी लिखी है, जम्मू कश्मीर बुक ऑफ नॉलेज है और ऑब्जेक्टिव में भी आ रही हैं। तो कश्मीर अफेयर तैयार करने में आपने ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आपने इम्तहान में जाने से पहले आपके यहाँ के चीफ जस्टिस, आईजी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, मिनिस्टर्स वगैरह, इन सब के आपने नाम याद रख के जाने। और बाकी चीज़ें भी मैंने चैनल पर मेरे ख्याल में कश्मीर अफेयर के हवाले से डेटा इतना डाला हुआ है कि मेरे ख्याल में स्वाय आपको ये मिनिस्टर वगैरह के नाम याद करने के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आप वीडियो सारी सुनेंगे तो, और पुराने ओल्ड पेपर भी नहीं डाले हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा अरबी और कारी टीचर के लिए जो वो अपनी जो उनके सिलेबस के हवाले से जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो उनके लिए भी ये है कि अरबी के लिए आप इल्म सर्फ और इल्म नहव पढ़ें, और बलागा की कुछ टर्म्स हैं, तशबीह, इस्तिआरा वगैरह, इसको भी आप पढ़ें। और कारी के लिए जो वो जमाल कुरान और ये वाली चीज़ें पढ़ें। और कारी और अरबी का पेपर बाज़ औक़ात इंट्रेंस वालों का मिक्स भी होता है, एक ही पेपर होता है सेम, तो इसलिए जमाल कुरान और ये सर्फ नहव, ये चीज़ें सब आपने तैयार करनी है, चाहे आप अरबी के लिए प्रिपेयर हो या कारी के लिए। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम टेबल कैसे तैयार करें, कौन सा वक्त तैयारी के लिए बेहतर है। तो मेरे ख्याल में ये हर बंदे का जो इंडिविजुअल उसका एक होता है, ये स्टेमिना होता है, फिर टाइम पर डिपेंड करता है कि किस बंदे के पास कितना वक्त फारिग है, तो वो अपने फारिग वक्त का टाइम टेबल बनाए। और रिकमेंडेशंस आपके लिए ये हैं कि मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप जो है वो सुबह का वक्त होता है, या जिस वक्त आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब इजी होता है, या आप चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, तो उस वक्त जो है ना वो आप मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ें, और फारिग टाइम में जो इजी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ यूट्यूब ही तैयारी के लिए काफ़ी है। तो देखें, मेरा चैनल है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब ही सिर्फ जो है वाहिद ज़रिए है, या जो है ना इसके ज़रिए जो है आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं तो इतना ही दावा कर सकता हूँ कि अबाउट 60 to 70% अगर मेरे चैनल की कोई सारी वीडियो सुनेगा तो उसकी इतनी तैयारी होगी हर सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन इस ऊपर मैं क्लेम नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ज़रूर यूट्यूब से फ़ायदा होता है, लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ यूट्यूब ही देख आप जो है ना वो कोई अच्छे नंबर ले सकेंगे। और नेक्स्ट आ गया, ये कह रहे हैं कि हर कोई ये दावा करता है कि उसके चैनल से बेहतरीन डेटा अपलोड होता है, और ये, और इसके अलावा एक और कंप्लेन भी है कि लोग कहते हैं कि यूट्यूबर्स जो है ना वो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए धोखा देते हैं, या कोई इस तरह की मतलब गलत गाइड करते हैं। तो देखें भाई, बात यह है कि कोई अगर आपको धोखा दे रहा है अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए, तो वो तो गलत है, गुनाह है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा ये कि फिर कमाने के लिए कोई बंदा कर रहा है, तो वो मैंने देखा कि झूठ मूठ के ये डेली के इन्होंने थंबनेल बनाए होते हैं, फिर लोगों को अट्रैक्ट किया होता है, फिर सब्सक्राइबर वगैरह। तो ये दुनिया में ठीक है, आपको फ़ायदा होगा वक्ती, लेकिन आखिरत के लिए बर्बादी है, और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, अर्निंग के लिए आप यूट्यूब ना चलाएं। और मेरा जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, इसमें मेरा बिल्कुल भी इस तरह का मैंने नहीं सोचा कि इसकी वजह से कोई मुझे बहुत बड़ी अर्निंग होगी या कोई इस तरह का। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि बहुत सारे दोस्त जो है ना मुझे पर्सनल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे मुझसे गाइडेंस लेते थे। फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आप अपनी ज़बान में ये टर्म्स हमें समझाएं, और फिर पेडागोजी का थोड़ा सा ये लेक्चर हमें दें, फिलहाल सब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा समझाना है। तो उस पर फिर मैंने सोचा कि ये हर बंदे को इंफरादी तौर पर गाइड करना मुश्किल है, इस बेस पे मैंने चैनल बनाया हुआ था। बाकी एक अर्निंग बेसिस पे अगर कोई बनाता है, अच्छा है, आप भी आ सकते हैं, मतलब, लेकिन ये कि धोखा देकर आप जो है ना अर्निंग करें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इसलिए जो यूट्यूबर्स जो क्लेम करते हैं 100% आपकी तैयारी यहीं से होगी, तो वो ठीक नहीं है। तो बुक्स आप जरूर पढ़ें फारिग वक्त में। तो यूट्यूब का इतना होता है कि क्या नाम है कि आप जब आप पढ़ के जब आप थक जाते हैं, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, तो आप फिर कोई वीडियो ऑन करके आप बैठ कर सुने, तो उस वक्त जो है ना वो आपका टाइम भी बच जाता है, थोड़ा सा आपको सुकून भी मिल जाता है, और सुनने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूर इस्तेफादा करें यूट्यूब से भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीएस के लिए जो है ना कितने मार्क्स से जो है ना एनटीएस पास होता है। तो देखिए, टीसी और एनटीएस को जैसा आपने पास नहीं करना है, पास करने से जो है वो आप क्वालिफायर नहीं होते। अब तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है, लोग जो है ना वो ज़बरदस्त नंबर लेके जो है ना वो क्वालिफाई कर रहे हैं।
تو اس لیے PPSC جو بھی ہے FPSC ہے تو اس میں آپ نے پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھنا اور یہ نہ یہ مارکس پوچھے کہ بھائی پاس کتنے پہ ہوتا ہے. کیوں کہ پاس ہو کے آپ کو کوئی اس سے کوئی ڈگری تو نہیں لینی ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ آپ کہیں دکھا کے جاب ملے گی. یہاں جو ہے نا مارکس کی دوڑ ہے کہ جس کے جتنے زیادہ مارکس ہوں گے تو وہ C2 کے حوالے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو ویسے جو ہے نا وہ AJK میں جو ہے وہ 30% مارکس ہیں یا سوری 50% جو ہے نا مارکس آپ لیں گے تو آپ کیا نام ہے پاس ہو جائیں گے NTS میں. اور PC میں جو ہے وہ 45 مارکس آپ کو لینے پڑتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ کشمیر میں NTS کی ویٹنگ کے لیے کتنا عرصہ ہوتا ہے. تو کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے 1 سال ہوتا تھا, بعض اوقات یہ ویٹنگ کا جو ٹائم ہے ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہا ہے. اب تھوڑا سا یہ چینجنگ آئی ہے کہ بھائی جو ہے نا NTS کی ویٹنگ جو ہے انہوں نے جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق ویٹنگ جو ہے 1 مہینہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرویو کے مارکس جو انہوں نے بالکل بھی ختم کیے ہوئے ہیں. اس لیے ٹوٹل جو مارکس ہیں آزاد کشمیر میں NTS کے وہ کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں 100 کے 100 مارکس ہیں, کیونکہ 35 مارکس کے جو ہے نا ان کا جو ہوگا وہ ڈگریز کے مارکس ہوں گے اور 65 مارکس ان کے جو ہے نا وہ پیپر سے ہوں گے. پیپر میں جو انہوں نے لیے اس کی پرسنٹیج سے لیں گے ایگریگیٹ نکال کے. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا تیاری کی جو ڈپینڈنسی وہ آپ پہ ہے. مارکس آپ کا ہاتھ میں, جتنا آپ پڑھیں گے آپ کے اچھے مارکس آ سکتے ہیں. اور لاسٹ کوشچن آپ کا ہے کہ کیا NTS کو پاس کرنے کا کوئی شارٹ کٹ ہے. تو دیکھیں NTS کو کوالیفائی کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا وہ ہے نہیں ہے, مطلب کوئی میکانزم یا کوئی اس طرح کی کوئی خزانے کی کنجی نہیں ہے کہ جس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پڑھیں گے تو وہی کچھ آ جائے گا. کسی بھی ایگزام کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اور اسپیشلی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو لوگ PSC میں جانا چاہ رہے ہیں, مختلف جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں یعنی گزٹڈ پوسٹوں پہ, تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے تو بالکل بھی شارٹ کٹ نہیں ہے اور NTS والوں کے لیے بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گزٹڈ پوسٹوں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپرز میں کتنی مطلب وہ ویریفائی مطلب ہوتے ہیں, مطلب ویریڈ ہوتے ہیں کہ پیپر پچھلے مطلب ایک سال پہلے جو آیا ہوتا ہے اس سے 1 سال بعد جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے بعد 1 سال بعد ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں 8-10 نمبر میچ ہونا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. تو اس لیے جو ہے وہ آپ اس امید پہ رہیں کہ یار کہ کیا نام ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہم کوئی اچھی سی بک پڑھیں تو اس سے تیاری ہو جائے گی اور ہم جو ہے نا ٹاپ کریں گے. یہ بہت مشکل ہے, اس لیے بہت ساری بکس پڑھیں, تیاری کریں اور وقت ہے آپ کے پاس. اور میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ نے 8 گھنٹے پڑھنا ہے, 3 گھنٹے پڑھنا ہے, 6 گھنٹے پڑھنا ہے. آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ پڑھیں, کیونکہ یہ سال جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں امپارٹنٹ ہے. آپ نے اسی سال آپ نے جاب لینی ہے اور جاب لیس ہیں آپ کے اگر ڈگری میں مارکس کم ہے پھر بھی آپ نے جو ہے نا پریشان نہیں ہونا ہے اور کوشش کرنا ہے. محنت کا جو صلہ انسان کو ملتا ہے, ایک دفعہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے, دوسری دفعہ ٹرائی کریں, تیسری دفعہ ٹرائی کریں, لیکن ضرور ٹرائی کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید بھی میں انشاءاللہ جہاں مجھے لگا کہ آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈنس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کو گائیڈ کروں گا. مگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور کوسچنز ہیں PC اور NTS کے حوالے سے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.